हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजेंद्र, शारीरिक शिक्षक। आज 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए नई क्रैश कोर्स सीरीज बनाने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का समावेश किया है। बच्चों, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इस सीरीज को आप ध्यान से देखेंगे तो आप मेरिट में स्थान प्राप्त कर सकते हो। इसलिए इसे ध्यान से देखें, सुने और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने हमारा ये चैनल आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी इस सीरीज का लाभ उठा सकें। पाठ नंबर 1, शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता। शारीरिक पुष्टि को इंग्लिश में फिजिकल फिटनेस कहते हैं। फिजिकल फिटनेस आज हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग शारीरिक लंबाई चौड़ाई को देखकर उसकी फिटनेस मान लेते हैं। कुछ डॉक्टर जो है वो शरीर के अंगों की जांच करके उसकी फिटनेस मान लेते हैं, लेकिन शारीरिक पुष्टि का एक विशेष अर्थ होता है अपने शरीर को ठीक ढंग से रखने और लगातार मेहनत करने की शक्ति को शारीरिक पुष्टि कहते हैं। अनेक विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। क्यूरेटिन के अनुसार शारीरिक पुष्टि से अभिप्राय व्यक्ति का अपने शरीर का ठीक ढंग से प्रयोग करने और अधिक देर तक परिश्रम करने की क्षमता से है। अर्थात सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि हमारे अंदर कोई रोग ना हो और हम लगातार किसी कार्य को लंबे समय तक कर सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी फिजिकल फिटनेस बिल्कुल सही है। सुयोग्यता, सुयोग्यता का अर्थ होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं वेलनेस। वेलनेस दैनिक कार्यों को खुश होकर प्रभावशाली तरीके से करना सुयोग्यता कहलाता है। या दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं बिना किसी तनाव के उत्तम और संतुलित जीवन जीना सुयोग्यता कहलाता है। किसी भी हम जो भी कार्य करें या व्यायाम करें उसको इतने सुंदर और प्रभावी ढंग से करना कि दुनिया वाले जो भी उसे देखें वो उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें। शारीरिक पुष्टि का लक्ष्य, उद्देश्य, उपयोगिता, महत्व और लाभ। तो मंत्र नंबर 1 शुरू करते हैं। जो इन 8 लाभों में से आपको 4 लाभ आंसर शीट के अंदर आपको ये प्रश्नों को बार बार जो लिख देना है। इन्हीं प्रश्नों, इन्हीं शब्दों का आपको बार बार यूज करना है। शारीरिक और मानसिक विकास, कोई भी हम कार्य करते हैं, कोई भी हम खेलते हैं, कोई भी प्राणायाम व्यायाम करते हैं, तो उससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। सभी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। हमारा श्वसन तंत्र में सुधार होता है, पाचन क्रिया में सुधार होता है, सामाजिक व नैतिक गुणों का हमारे अंदर विकास होता है। व्यायाम करने से भय, चिंता और तनाव से मुक्ति मिलती है। हमारी आयु में वृद्धि। ये आप 5 या 4 अच्छी तरह से याद कर लें और पेपर में लिख दें। शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता के घटक कौन कौन से, अंग कौन कौन से हैं बच्चों? हम आपको कैसे पता लगेगा कि ये बच्चे के अंदर शारीरिक पुष्टि या सुयोग्यता है? तो नंबर 1 हम करेंगे उसकी गति। अगर वो कम समय के अंदर अपने काम को पूर्ण निपुणता से करता है तो उसकी गति को देखकर हम उसकी सुयोग्यता का अनुमान लगा सकते हैं। शक्ति, अगर वे अधिक से अधिक कार्य को जल्दी से करता है तो भी उसकी शक्ति का हम अनुमान लगा सकते हैं। सहनशीलता, सहनशीलता का अर्थ थकावट को सहन करने की योग्यता। जिस बच्चे के अंदर अधिक से अधिक कार्य करते समय थकावट को सहन करने की अधिक योग्यता होगी, हम उसी को शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता का नाम दे सकते हैं। नंबर 4 है लचीलापन, भी शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता का महत्वपूर्ण घटक है। लचीलेपन का अर्थ होता है हड्डियों की गति क्षमता। जिस व्यक्ति के अंदर ज्यादा लचीलापन, जिसका शरीर ज्यादा होगा, वही अधिक भार को उठा सकता है, वही अधिक कष्टों को सहन कर सकता है। स्फूर्ति, अपने शरीर को हवा के साथ ठीक गति में ले जाना स्फूर्ति कहलाता है। संतुलन, कोई आसन करते हैं, एक पांव पे आसन करते हैं, पांव बदल बदल के आसन करते हैं। जब हम एक ही पोजीशन में, एक ही आसन में लगातार 60 सेकंड तक खड़े रहें तो वो शरीर का संतुलन कहलाता है। अंगों और मस्तिष्क का तालमेल, जिस व्यक्ति के अंदर सभी अंगों और हमारे
सोचने और समझने की शक्ति का जो आपस में जो तालमेल होगा, ये भी शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता का महत्वपूर्ण घटक है। शारीरिक पुष्टि पर प्रभाव डालने वाले कारक। नंबर 1, वंशानुक्रमण। बच्चों, शारीरिक पुष्टि पर, फिटनेस के ऊपर वंशानुक्रमण का बहुत ज्यादा असर होता है। बच्चों के अंदर माता पिता के गुण सूत्रों के आधार पर भी उनके कद, भार और कई बीमारियों का प्रवेश वंशानुक्रमण के कारण होता है। नंबर 2, संतुलित भोजन। बच्चे परिवार के अंदर जितना अच्छा भोजन खाते हैं उतना ही उनकी फिजिकल फिटनेस बढ़िया बनती है। नंबर 3 है वातावरण। हमारे आसपास के वातावरण, हम कैसे माहौल में रहते हैं, कैसे वातावरण में रहते हैं, हमारे आसपास साफ सुथरा, हरा भरा, शांति प्रिय वातावरण है या नहीं है, इसके ऊपर भी हमारा जो है बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। नंबर 4 है व्यायाम। बच्चों, जितना हम अच्छी तरह से व्यायाम करेंगे, प्रतिदिन व्यायाम करेंगे, उतनी ही हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छी होती जाएगी। इसलिए व्यायाम का फिजिकल फिटनेस पर सबसे ज्यादा असर होता है। नंबर 5 है मादक पदार्थों व धूम्रपान का प्रभाव। जो व्यक्ति शराब, दारू और सिगरेट, बीड़ी इत्यादि पीते हैं, उसका भी शारीरिक फिटनेस पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 6, आर्थिक कारण। बच्चों, जब हमारे पास पैसे की परेशानी होती है तो भी हमारे फिटनेस पर उसका भी असर पड़ता है। नंबर 7, चिंता, भय और तनाव का भी हमारे शरीर पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बच्चों, हम जितना ही अच्छा भोजन कर लें, व्यायाम कर लें, लेकिन अगर हम हर समय डरे हुए, चिंता में और तनाव में रहते हैं तो उसका हमारी शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें हंसते रहना चाहिए। शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता के विकास के सिद्धांत क्या हैं? बच्चों, हम अपनी इस फिजिकल फिटनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको कैसे मजबूत कर सकते हैं, उसका नंबर 1 है नियमित खेलकूद। अगर हम प्रतिदिन नियमित रूप से खेलकूद में भाग लेते हैं, प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उससे हम अद्भुत रूप में इसका विकास कर सकते हैं। नंबर 2 है अति भार प्रशिक्षण विधि। साधारण से जटिल की ओर। जब हम अति भार प्रशिक्षण करते हैं, भार उठाने के लिए जिम में जाते हैं, तो हमें एकदम से अधिक भार नहीं उठाना चाहिए। पहले धीरे धीरे कम वजन को उठाना चाहिए। जब कम वजन हमारी मांसपेशियां सहन कर सकेंगी तो हमें जटिल प्रक्रिया यानी कि भार को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जब हम धीरे धीरे वजन को बढ़ाएंगे तो हमारी मांसपेशियां अधिक मजबूत होंगी। नंबर 3 है सर्किट प्रशिक्षण विधि। भिन्न भिन्न व्यायामों को अपनाया जाता है। अंदर अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। एक समय में हम अलग अलग अंगों के लिए व्यायाम करते हैं, तो इससे भी हमारे शरीर की जो पुष्टि है वो मजबूत होती है। नंबर 4 है एरोबिक क्रियाएं। एरोबिक क्रियाओं के अंदर हमारे शरीर को ऑक्सीजन की प्राप्ति अधिक होती है। ऑक्सीजन का अर्थ होता है शरीर को अधिक शक्ति मिलना। इसके लिए हम जॉगिंग और साइकिलिंग कर सकते हैं। फुटबॉल, कबड्डी आदि अनेक क्रियाएं जिसमें भागना ज्यादा पड़ता है, वो क्रियाएं हम कर सकते हैं। इससे हमारे शरीर को अधिक बल और मजबूती मिलती है, हमारी शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता बढ़ती है। गरमाना व लिम्बरिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन को कूलिंग डाउन भी कहते हैं। बच्चों, बहुत सारे बच्चे इन नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपनी सुयोग्यता को बढ़ाना है, तो खेलने से पहले शरीर को गरमाना और खेलने के बाद धीरे धीरे शरीर को कूलिंग डाउन करना, इससे भी हमारी शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता में बेइंतहा वृद्धि होती है। इसलिए इनको हल्के में ना लें। इन से हमारी जो मांसपेशियां हैं वे पहले वाली ऊर्जा को दोबारा से प्राप्त कर लेती हैं। इसलिए हमें खेलने से पहले शरीर को नियमों के अनुसार धीरे धीरे गरमाना चाहिए और खेलने के बाद अपनी उसी पोजीशन पे जाकर अपने शरीर का तापमान को बनाए रखना चाहिए। एरोबिक क्रियाएं वे व्यायाम क्रियाएं जिन्हें करने से खिलाड़ी को अधिक ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, उसे एरोबिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे जॉगिंग और साइकिलिंग या अनेक प्रकार के खेल, वॉलीबॉल खेलना, कबड्डी खेलना, फुटबॉल, हॉकी, अनेक जिसमें भागने वाली क्रियाएं ज्यादा होती हैं,
उन सभी के अंदर ऑक्सीजन की प्राप्ति बच्चों को अधिक से अधिक होती है। अनएरोबिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनके अंदर करने से बच्चों को ऑक्सीजन की कम मात्रा की प्राप्ति होती है, जैसे वेट लिफ्टिंग और थ्रोइंग क्रियाएं, गोला फेंक, भाला फेंक आदि क्रियाओं में बच्चों ये क्रियाएं करके देखेंगे जब हमें इनका एहसास होगा। उसके बाद है तालबद्ध व्यायाम, समूह में की जाने वाली क्रियाएं। ये क्रियाएं हृदय और मांसपेशियों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती हैं, जैसे डंबल, लेजियम, पीटी क्रियाएं और नृत्य करना। गति, कम समय में काम पूरा करना। कम समय में काम पूरा करना अर्थात इसका अभिप्राय है कि यह बालक की यह खिलाड़ी की वह शक्ति होती है जिसमें वह अपने काम को कम से कम समय में पूरा कर देता है। शक्ति या ताकत, मांसपेशियों की वह ऊर्जा जिसके द्वारा हम कठिन कार्य कर सकते हैं, अर्थात बड़े से बड़ा कार्य को आसानी से अपनी मांसपेशियों की शक्ति से कर सकते हैं, उसे शक्ति कहते हैं। शक्ति दो प्रकार की होती है, स्थिर शक्ति और गतिशील शक्ति। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि शक्ति को मापने की विधि क्या है, तो इसे हम पौंड या डाइन के द्वारा मापा जाता है। विस्फोटक शक्ति, अचानक किसी कार्य में लगी मांसपेशियों की शक्ति को विस्फोटक शक्ति कहते हैं। यह तेज गति से कार्य करती है, जैसे थ्रो करने वाली जितनी भी स्पोर्ट्स हैं और जंप करने वाली हैमर थ्रो, गोला फेंक, चक्का फेंक, लॉन्ग जंप, हाई जंप या वेट लिफ्टिंग के अंदर जो है इस शक्ति का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अब आपको प्रशिक्षण शब्द ये पहले और दूसरे पाठ में आपको बार बार आएगा, इसलिए सबसे पहले हम प्रशिक्षण को सीखते हैं। प्रशिक्षण होता है किसी कार्य की तैयारी की प्रक्रिया। विभिन्न व्यायामों के साथ सुव्यवस्थित और योजनापूर्ण तैयारी जब हम करते हैं तो उसे ट्रेनिंग या प्रशिक्षण कहते हैं। परिधि को सर्किट, परिधि होते गोल, परिधि होते गुड़ाई, या इसको सर्किट प्रशिक्षण विधि भी बोलते हैं। इस विधि के अंदर एक गोल चक्कर के अंदर 10 से 15 व्यायाम एक प्रभावशाली तरीके से नई तकनीक से करवाए जाते हैं ताकि बच्चों को अधिक से अधिक लाभ हो। इसके अंदर सभी अंगों का विकास हो जाता है, सभी अंगों पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 विशेषताएं। नंबर 1 है सहन शक्ति और शक्ति। परिधि प्रशिक्षण का मुख्य विशेषता यह है कि इसके अंदर बच्चों की सहनशीलता और शक्ति का विकास होता है। नंबर 2 परिधि प्रशिक्षण के अंदर सभी अंगों का व्यायाम शामिल हो जाता है। इससे क्या क्या, इसका महत्व क्या है, परिधि प्रशिक्षण का महत्व क्या है या इसके लाभ क्या क्या है। अनेक खिलाड़ियों का एक साथ प्रशिक्षण इसके अंदर किया जा सकता है, तो इससे यह बच्चों को विशेष सरल और रुचिकर लगती है, क्योंकि बच्चे एक ही चीज से बोर हो जाते हैं, उनको अलग अलग क्रियाएं चाहिए। तो इसलिए ये प्रशिक्षण बच्चों के लिए विशेष रुचि पैदा करता है। वे थकते भी नहीं हैं क्योंकि उन्हें अलग अलग क्रियाएं मिलती हैं, उनके शरीर के अंगों का अलग अलग व्यायाम होता है। नंबर 3 समय की बचत होती है, क्योंकि एक साथ में बहुत सारे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है, बहुत सारी मशीनें होती हैं वहां पर, इसलिए एक ही समय में हम बहुत सारे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। सभी अंगों का विकास, जब अलग अलग क्रियाएं हम जिम के अंदर जाकर करते हैं तो हमारे शरीर के सभी अंगों पर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सभी अंगों का समुचित विकास होता है। इसलिए प्रशिक्षण विधि बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। भार प्रशिक्षण विधि में कसरत करके मांसपेशियों को मजबूत व शक्तिशाली बनाया जाता है। जिम के अंदर करने वाली ये क्रियाएं हैं, इसके लिए
सावधानियां व निर्देश। भार प्रशिक्षण विधि में हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले हमें भार प्रशिक्षण किसी कोच या किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में ही करना चाहिए। नंबर 2, सामान्य अवस्था में अगर हमारा तापमान बढ़ा हुआ है, अगर हम गुस्से में हैं, तो हमें ये भार प्रशिक्षण नहीं करना चाहिए। नंबर 3, किसी को देखकर ईर्ष्या या द्वेष के साथ या क्रोध में आकर कभी भी भार प्रशिक्षण ना लें। नंबर 3, भार प्रशिक्षण लेते समय हमेशा ही पहले कम से शुरुआत करें, सरल से कठिन की तरफ चलें। पहले धीरे धीरे कम वजन उठाना शुरू करें। जब 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने हो जाएं तो धीरे धीरे 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो के अनुसार अपना भार प्रशिक्षण का जो वेट है वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। एक विशेष बात का और ध्यान रखें बच्चों, जोश में कभी नहीं करना। आपको 1 सप्ताह के अंदर केवल 3 या 4 दिन ही वेट लिफ्टिंग करनी है। उसके बाद मैं कुछ बच्चे देखता हूं कि वे एक ही अंग पर विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन आपको सभी अंगों को बराबर महत्व देना है। लाभ व महत्व। भार प्रशिक्षण विधि का महत्व क्या है, लाभ क्या है। एक तो बच्चों मैंने आपको मंत्र दिया था, शारीरिक और मानसिक लाभ, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। इसके अलावा नंबर 1, भार प्रशिक्षण विधि से मांसपेशियों की शक्ति और मजबूती में वृद्धि होती है बेइतिहासा। इससे लाभदायक मांसपेशियों और हड्डियों के लिए कोई भी व्यायाम नहीं है। सबसे अधिक शक्ति और मजबूती हमें भार प्रशिक्षण से, वेट लिफ्टिंग से ही मिलती है। नंबर 2, मांसपेशियां लचीली बनती हैं। सबसे ज्यादा मांसपेशियां लचीली भी जो है इसी प्रशिक्षण विधि से बनती हैं। नंबर 3, मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने में वृद्धि। मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती भी जो है इसी भार प्रशिक्षण विधि से है। इसलिए बच्चों के लिए भार प्रशिक्षण विधि एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सबसे पहले हम करेंगे लचक की परिभाषा। शरीर के जोड़ों की गति क्षमता को लचक कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा बच्चों, लचीलापन एक ऐसी योग्यता है जिसमें सभी व्यायाम अधिक देर तक बिना रुकावट के हो जाते हैं। लचक 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, सक्रिय लचक। नंबर 2, निष्क्रिय लचक। सक्रिय लचक वो होती है जिसमें हमें किसी की सहायता नहीं पड़ती, न हमें किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। हम अकेले ही इन क्रियाओं को कर सकते हैं। ये लचक हम अकेले ही अपने आप समय बढ़ा सकते हैं अपने शरीर की। नंबर 2, निष्क्रिय लचक। इसके अंदर जब हमें किसी दूसरे व्यक्ति की या दूसरे यंत्र की सहायता से जब हम लचक में वृद्धि करते हैं तो उसे निष्क्रिय लचक कहते हैं। अब खिलाड़ियों को लचक बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए। अधिक से अधिक व्यायाम व योगा क्रियाएं करके हम अपने शरीर की लचक बढ़ा सकते हैं, या तेज व धीमी गतिविधियां। तो इन 2 विधियों से हम लचक को बढ़ा सकते हैं। सहनशीलता से क्या अभिप्राय है, सहनशीलता कितने प्रकार की होती है, सहनशीलता का विद्यार्थियों व खिलाड़ियों के लिए क्या महत्व व उपयोगिता है। सहनशीलता, भार को अधिक समय तक अपने ऊपर उठाए रखना। भार को अधिक समय तक अपने ऊपर उठाए रखना सहनशीलता कहलाता है। अब सहनशीलता 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, मौलिक सहनशीलता। नंबर 2, साधारण सहनशीलता। नंबर 3, विशेष सहनशीलता। मौलिक सहनशीलता के अंदर जॉगिंग और साइकिलिंग, छोटी छोटी सिंपल सी क्रियाएं आती हैं। साधारण सहनशीलता के अंदर कम दूरी की दौड़ें शामिल होती हैं, और विशेष सहनशीलता के अंदर लंबी दूरी की दौड़ें जैसे मैराथन 10 किलोमीटर की दौड़ और स्विमिंग करना, तैराकी करना इत्यादि।